Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे फिलीपींस कर्व के बारे में। दोस्तों फिलीपींस कर्व जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको वादा करता हूँ इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट फिलीपींस कर्व करवाऊंगा, बल्कि उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर वो कर्व खराब होकर एक नया कर्व बनाना पड़ता है लॉन्ग टर्म का। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वैसे मैं आपको बता दूं, हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं दैट इज रमेश सिंह, और आज का जो हमारा टॉपिक है फिलीपींस कर्व में वो यहाँ पर कवर होता है अदर वेरिएंट ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब इन्फ्लेशन के और कौन कौन से अदर वेरिएंट्स हैं और कौन कौन सी अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये चीज़ें हम अपने पास आज कवर करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर जो हमारे पास अदर टर्म्स हैं वो कई सारी हैं। देखो अभी मैं कराऊंगा फिलीपींस का, डोंट वरी। अगर आप अदर टर्म्स की बात करोगे तो हमारे पास इन्फ्लेशनरी गैप 2, 3 और ये 4, 5, 6, 7 इस तरह से टोटल 9 है। 9 टर्म्स है जो आज हमें क्लास में सीखने बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी की सारी टर्म्स हैं। बट सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करूँगा फिलीपींस कर्व के बारे में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इन 9 में से सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट है तो वो है फिलीपींस कर्व, जिसमें से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नेट यूजीसी इकोनॉमिक्स में तो पूछे ही जाते हैं, यूपीएससी वगैरह में भी इनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। चलिए बात करते हैं क्या होता है फिलीपींस कर्व। इसके लिए मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं जिससे कि पढ़ने के बाद अगर आप ये पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिलीपींस कर्व के बारे में। अब ये फिलिप्स कर्व क्या होता है इसके बारे में बड़ा ही मैं आपसे डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ और आइंदा से आप कभी नहीं भूल पाओगे फिलीपींस कर्व क्या होता है। बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, ध्यान से सुनना क्या होता है। सबसे पहली बात, इसको डेवलप किसने किया? इसको डेवलप करने का जो कंसेप्ट है वो क्या, अल्बन विल्बिन फिलीपींस है। इसे AWH फिलीपींस भी बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, सुनो बात को ध्यान से। इन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन में और अनएम्प्लॉयमेंट में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स का मतलब होता है एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे आएगा, उसे बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। इन्होंने साफ तौर पे कहा जब जब महंगाई बढ़ती है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब जब महंगाई बढ़ती है तब तब अनएम्प्लॉयमेंट घटता है। मतलब आपको सुन के थोड़ा अटपटा लग रहा हो, लेकिन मैं अभी इसका लॉजिक बताऊंगा इन्होंने किस बेस पर ये चीज़ें बोली। मैं लाइन रिपीट कर दूं दोबारा से। इन्होंने कहा कि जब जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तब तब अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। यानी कि इन्होंने बताया कि जो फिलीपीन कर्व है वो एक ग्राफ पे बनाया जाता है, ग्राफिकली प्रेजेंटेशन है जो रिलेशनशिप बताता है इन्फ्लेशन यानी महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। और मैं आपको बता दूं इसमें कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में। और ये कर्व बताता है कि जो इन्फ्लेशन है वो कम होता है कब, जब आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, और इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। मतलब ये, अब मैं इसका तरीका बताता हूँ इन्होंने किस फिलॉसफी के हिसाब से ये चीज़ें बोले। इन्होंने कहा कि देखो जब महंगाई बढ़ती है तो गुड्स के प्राइसेस बढ़ते हैं, जब गुड्स के प्राइसेस बढ़ते हैं तो सेलर को ज़्यादा कीमत मिलती है, जब सेलर को ज़्यादा कीमत मिलती है उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, जिसके लिए वो नई नई इंडस्ट्रीज़ का सेटअप करना स्टार्ट करते हैं। जहाँ पहले एक इंडस्ट्री थी वो दूसरी सेटअप करना स्टार्ट करता है, दूसरी थी वो तीसरी स्टार्ट कर देता है। अब उस कंपनी के अंदर या उस फैक्ट्री के अंदर क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉय करेगा, हायर करेगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा उनको वेजेस मिलेगी, वेजेस मिलेगी वो डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो मार्केट के अंदर क्या होगा कि इन्फ्लेशन होगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। आप बात समझ रहे हो, जब लोगों के पास पैसा होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कम होगा। तो जो इन्फ्लेशन है, और ये बात मैं आपको लास्ट क्लास से भी बताते हुए आ रहा हूँ कि एक मॉडरेट इन्फ्लेशन होना बहुत अच्छी बात होती है। मॉडरेट इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन नहीं बोल रहा, बहुत अच्छी चीज़ होती है, इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, नो डाउट। लेकिन ये थ्योरी एक जगह फेल होगी, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जब दो वेरिएबल में इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो डायग्राम डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है। आप देख सकते हो एक्स एक्सिस पे आपका एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और इन्फ्लेशन आपका वाई एक्सिस पे है। अगर आपकी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, इन्फ्लेशन घट रही है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। समझ रहे हो, तो इसीलिए कैसा बना है, इनवर्स बना है। ठीक है, तो बोलो क्लियर हुआ, या डाउनवर्ड स्लोपिंग बना है। दिस इज योर फिलीपींस कर्व। अब इसमें क्या बोला गया फिलीपीन कर्व में, 1970 में दो अमेरिका के इकोनॉमिस्ट थे। अब आप एक चीज याद रखना, इकोनॉमिक्स में ये चीजें चलती रहती हैं कि कोई भी बंदा कोई थ्योरी बनाता है ना तो दूसरा बंदा जल जाता है, दूसरा इकोनॉमिस्ट जल जाता है। वो कहता है यार इसकी थ्योरी तो मार्केट में बहुत चल रही है, तो कुछ ऐसा करें कि हम फेल कर दें इसकी थ्योरी, कोई ऐसा पॉइंट इसका निकाले, लूप पॉइंट निकाल ले। तो इन्होंने भी इनका लूप पॉइंट निकाल लिया। दो प्रोफेसर थे, मिल्टन करके और एडमंड करके, इन दोनों ने फिलीपीन कर्व को चैलेंज किया और इन्होंने कहा कि भाई देखो सुनो बात को, इन्होंने कहा जो तुम्हारा ये तरीका है ना ट्रेड ऑफ करने का, ये तरीका शॉर्ट रन में चल सकता है, लॉन्ग रन में नहीं चलेगा। मतलब इन दोनों इकोनॉमिस्ट के हिसाब से ये था कि जो फिलीपींस ने जो फिलीपीन कर्व दिया है ये शॉर्ट रन के लिए काम करेगा, जब लॉन्ग रन की बात आएगी तो इकोनॉमी के लोग अगर इसी हिसाब से चलते रहेंगे तो लॉन्ग रन में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट में इनवर्स रिलेशन हो, ऐसा नहीं होता। इन्होंने कहा कब, लॉन्ग टर्म में। तो इन्होंने कहा, इनका मेन फोकस था लॉन्ग टर्म के ऊपर। इन्होंने कहा लॉन्ग टर्म में भैया ट्रेड ऑफ नहीं हो सकता बिटवीन किसमें, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। अब क्या था ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अभी मैं इस लाइन को इग्नोर मार के
फिलिपिन कर्व को कंटिन्यू करो। फिलिपिन कर्व दो कर्व पर बेस्ड था, दो अप्रोचेस पर बेस्ड था। वो दो अप्रोचेस क्या थी, एक केनीजियन अप्रोच और एक आपका क्लासिकल अप्रोच। केनीजियन अप्रोच जो होती है वो नॉट फुल एम्प्लॉयमेंट पर होती है, मतलब सभी लोग अभी एम्प्लॉयड नहीं है, मतलब इकोनॉमी के जितने भी लोग काम करना चाहते हैं उन सबको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिले, यानी अभी भी बेरोजगारी है। अगर ऐसे में मान लो इन्फ्लेशन हो जाती है, केनीजियन अप्रोच बोलता है अगर इन्फ्लेशन होती है तो उसका मतलब क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, एग्रीगेट सप्लाई कम हो रही है, लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि लॉ ऑफ सप्लाई, अब आप सोच के चलो क्या होगा कि जब लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब सेलर को लगेगा मुझे इनके लिए प्रोडक्ट बनाना चाहिए। जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो पहले से ज़्यादा बनाना पड़ेगा क्योंकि लोग खरीदने के लिए तैयार हैं, तो ऐसे प्रोडक्शन हमें बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन अगर हम बढ़ाएंगे तो ऐसे में हमें नई फैक्ट्रीज लगानी पड़ेंगी, नई फैक्ट्री लगाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कम होगा। तो देख रहे हो ये इन्फ्लेशन जो है, इसी को तो इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन की वजह से देखो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, कम हो गया। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ी अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, कम हो गया। ये अप्रोच थी केनीजियन अप्रोच, इसी को बोलते हैं फिलिपियंस कर्व। ठीक है, फिलिपियंस कर्व एक और कर्व पर अप्रोच बेस्ड था, दैट इज क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच बोलती थी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, यानी यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग क्या है, एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है। ये क्या बोलता है कि जो एडी है वो एडी इज ग्रेटर देन एएस, मतलब ये एडी ग्रेटर देन एएस का मतलब जानते हो क्या होता है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की वजह से हमने देखा सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो ऐसे में सप्लायर क्या सोचेगा, सप्लायर कोशिश करेगा सप्लाई को बढ़ाने की, क्योंकि उसे पता है डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो वो क्या करेगा, सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करेगा। सप्लाई बढ़ाने के लिए वो नई फैक्ट्री लगाएगा, लेकिन नई फैक्ट्री लगाने के लिए उसे क्या चाहिए, लेबर चाहिए। अब हम जानते हैं जब सभी लोग एम्प्लॉयड हैं, जब इसमें क्लासिकल अप्रोच में क्या असम्पशन होती है कि सभी लोग एम्प्लॉयड हैं, तो जब सभी लोग एम्प्लॉयड हैं तो काम करने कौन आएगा, तो अब जो दूसरी फैक्ट्री में जो लोग काम करें उनको बुलाएगा ये। अब इनको कैसे बुलाएगा, उनको लालच देगा कि मैं तुम्हें अगर 1000 रुपये पर डे मिला है तो मैं तुम्हें 1200 रुपये पर डे दूंगा, यानी हाई वेज रेट ऑफर करेगा। तब वहां से वो बंदा कंपनी छोड़कर इस कंपनी के अंदर आएगा, तो इनको हाई वेज रेट मिलेगी। तो इससे क्या होगा कि हाई वेज रेट जब इसको देनी पड़ेगी तो ऐसे में उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि वेजेस ज़्यादा देनी पड़ी है। तो जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली गुड्स के प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि वो अपनी जो ये लागत है ये किससे रिकवर करेगा, कस्टमर से, प्राइसेस को बढ़ा के। तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन। अच्छा एक चीज़ बताऊं, ये चीज़ क्या होती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और ये क्या होती है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो फिलिपिन कर्व अपना केनीज अप्रोच पर भी बेस्ड था और क्लासिकल अप्रोच पर भी बेस्ड था। बोलो क्लियर है। तो अभी तो आपने ये देखा कि फिलिपिन कर्व क्या होता है, तो फिलिपिन कर्व सीधा सा ये बोलता है कि महंगाई अगर बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, बस ये इतनी बात बोलता था। क्लियर हो गया। चलो अब फिलिपिन कर्व को चैलेंज करने वाले कौन से इकोनॉमिस्ट आए थे, ये दो इकोनॉमिस्ट आए थे। इन्होंने कहा फिलिपिन कर्व शॉर्ट टर्म में तो ठीक चीजें बोलता है लेकिन लॉन्ग टर्म इसकी थ्योरी फेल हो जाती है। अब कैसे फेल होती है सुनो, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग 1973 से 1975 तक और एक रिसेशन पीरियड था 80 से 82 तक, फिलिपिन कर्व यहाँ पर फेल हो गया। फिलिपिन कर्व फेल हो, इससे पहले तो भाई साहब फिलिपिन की केनीज थ्योरी तो इतना बोलबाला चल रहा था मार्केट के अंदर कि पूछो ही मत, लेकिन यहाँ पर आके ये फेल हो गया। अब यहाँ पर आके ये देखा गया कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ पॉइंट को, 1973 से 75 के बीच में या 80 से 82 के बीच में ये देखा गया कि केनीज ये बोलते थे, जो हमारी फिलिपिन थ्योरी है वो ये बोलती थी कि जब जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन अमेरिका के अंदर देखी गई कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, और इसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। इसको क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। तो स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जब महंगाई बढ़ती है तो ग्रेजुअली अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो कोविड-19 के बाद से हम भी स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन को ही झेलते आ रहे हैं, क्योंकि महंगाई आप देख रहे हो, पेट्रोल जो 100 रुपये लीटर हो गया है और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रही है क्योंकि लोगों की जॉब्स छूट गई कोविड-19 के चलते। तो अभी जो इन्फ्लेशन जो चल रही है दैट इज स्टैगफ्लेशन चल रही है, और स्टैगफ्लेशन में फिलिपिन कर्व जो है वो फेल हो गया। अब देखो ना, आप खुद देखो, कोविड-19 में पेट्रोल के प्राइस बढ़े, यस बढ़े, तो क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, नहीं बढ़ा, बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। तो यानी ये सिचुएशन आ गई जिसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। तो आपको देखो फिलिपिन कर्व का काम किया हमारे कोविड-19 में, नहीं काम किया। तो स्टैगफ्लेशन क्या होती है, जहां पर आपका अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों क्या होते हैं, बढ़ते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि जो सेलर होता है, वो जो प्रोड्यूसर होता है, वो वेजेस ज़्यादा देता है, जिसके वजह से गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं। लेकिन अब उसे ज़्यादा वेजेस भी देने पड़ रहे हैं, प्राइसेस भी ज़्यादा करनी पड़ रही है, लेकिन आउटपुट उतना ही निकाल पा रहे लेबर जितना पहले निकालते थे। भाई वेजेस हमें क्यों बढ़ानी पड़ी, क्योंकि हमें लेबर वहाँ से उठा के अपने पास मंगवाना था, तो हमने उसे हाई प्राइस चार्ज करके दिए। तो जब किए तो हमें हमारी कमोडिटी की प्राइस बढ़ गई, लेकिन आउटपुट तो उतना ही निकल रहा है जितना पहले निकल रहा था। इसका मतलब ग्रोथ नाम की कोई चीज़ नहीं है, आउटपुट उतना ही निकल रहा है, बल्कि वेजेस और ज़्यादा देनी पड़ी। तो ऐसे में इन्फ्लेशन बढ़ गया कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, लोगों ने डिमांड ज़्यादा की। आप बात समझ रहे हो, आउटपुट उतना ही निकल रहा है,
लेकिन वेजेस ज़्यादा देने की वजह से लोग डिमांड ज़्यादा करें, इन्फ्लेशन हो गई, तो स्टैग्नेंट ग्रोथ हो रही है, बहुत धीमे धीमे हो रही है और हाइपर इन्फ्लेशन हो गई। दैट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। दैट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। अभी मैं आपको स्टैगफ्लेशन बुक से भी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। वैसे मैं आपको दिखा दूँ स्टैगफ्लेशन है कहाँ पे आपकी बुक के अंदर, स्टैगफ्लेशन कहाँ पे आपको दिखा दूँ? चलो ठीक है, ये एक मिनट, ये रहा स्टैगफ्लेशन। अब आपको पूरा समझ आएगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो, तो स्टैगफ्लेशन समझ आया। अब देखो, फिलिपियन कर्व थ्योरी फेल होगी? यस सर, बिल्कुल फेल होगी। तब एक नई थ्योरी है जिसको नाम दिया गया नायरू का। ये तो भाई साहब बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है। प्रोफेसर ने कहा अच्छा तुम्हारी थ्योरी फेल होगी, अब मैं एक काम करता हूँ, बीच का तरीका निकालता हूँ और उस तरीके का नाम रख दिया नायरू। फुल फॉर्म होती है इसकी नॉन एस्केलरेशन इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मैं रिपीट कर दूं, नायरू की फुल फॉर्म होती है नॉन एस्केलरेशन इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इस नायरू अप्रोच ने बोला कि भाई फिलिपिन कर्व नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। मतलब ये कि इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट में, अनएम्प्लॉयमेंट में कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं होता। जैसे वो बोलता था ना कि दोनों में डायरेक्ट रिलेशन इन्वर्स होता है, यहाँ ये कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये लॉन्ग रन थ्योरी पर बेस्ड होती है, क्योंकि फिलिपिन कर्व लॉन्ग रन में फेल हो गया था, तो उसकी जगह इसने ले ली। नायरू ये बोलता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे नायरू ने कहा कि मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन रेट कितना होना चाहिए, 2%। अब हम देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 6%। आप देखो नायरू से ज़्यादा क्या है, नायरू से ज़्यादा क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। कोविड-19 में लोगों की जॉब छूट गई थी, तो इससे लोगों की परचेजिंग पावर कम हुई। लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड की, लोगों की परचेजिंग पावर कम हुई, लोगों ने डिमांड कम की, लेकिन प्रोडक्ट अभी भी पड़े, तो प्राइस कम हो गया। आप यहाँ देखो, यहाँ पर प्राइस कम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है और प्राइस भी कम हो रहा है। आप खुद देखो, ये थ्योरी फेल हो रही नहीं हो रही है भाई। नायरू थ्योरी यही तो बोलती है, फिलिपिन कर्व थ्योरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। फिलिपिन कर्व क्या बोलता था, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होता है। आप यहाँ पर देखो, इन्फ्लेशन की क्या हुई है, डिफ्लेशन, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। ये तो भैया उल्टा ही रिलेशन हो गया यहाँ पर, ये होती है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो नायरू क्या बोलता है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा, नायरू का रेट कम है, तो ऐसे में इन्वर्स रिलेशनशिप जो है वो पाया जाएगा। लेकिन अगर मतलब ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम है नायरू के रेट से, तो यहाँ कोई रिलेशनशिप नहीं पाया जाएगा। कुल मिला के आपको सीखना है नायरू का मतलब क्या होता है। ये कहता है इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता लॉन्ग रन के अंदर। यानी फिलिपिन कर्व को इसी थ्योरी ने फेल कर दिया। क्लियर है? तो यहाँ पर फिलिपींस कर्व जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। अब हम एक बार बुक से रीडिंग लगाते हैं जिससे कॉन्सेप्ट हमारे और ज़्यादा क्लियर हो जाए। चलो, बुक क्या बोलती है वो देखो फिलिपिन कर्व को लेकर। वैसे मैंने आपको यही सारी चीज़ें पढ़ाई हुई। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जो कि रिलेशनशिप बताता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में। ये कर्व क्या होता है कि ट्रेड ऑफ करवाते हैं। कैसा रिलेशन होता है बताओ, इन्वर्स रिलेशन होता है। क्लियर हुआ? और इसके बाद ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये देखो AWH फिलिपियंस ने दिया था। 1914 से 75 तक वो जिए थे। फिर कहा गया कि 2 अमेरिकन इकोनॉमिस्ट आए थे जिनका नाम ये और ये था। इन्होंने फिलिपिन थ्योरी को चैलेंज किया और कहा कि भैया ये जो थ्योरी है वो फेल हो जाती है। शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर ये चीज़ क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। ये देखो, नो लॉन्ग टर्म ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यही चीज़ है। आप इससे पढ़ोगे तो भी ठीक है, नोट से पढ़ लो तो ज़्यादा ठीक है, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका फिलिपियंस कर्व। दोस्तों, अब फिलिपियन कर्व के बाद ये देखो नायरू के बारे में बात बोली गई। ये देखो नायरू क्या बोलता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं होता, किसमें, अनएम्प्लॉयमेंट में और इन्फ्लेशन के अंदर। ठीक है, चलो तो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स की। अच्छा देखो, इंपॉर्टेंट टर्म के अंदर मैंने सबसे पहले कौन सी टर्म आपको करा दी, फिलिपियंस कर्व की। वैसे सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 7वां मैंने आपको पहले करा दिया। अब इन चीज़ों के अंदर पढ़ते हैं इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है। देखो, मार्केट में जब सभी लोग डिमांड करते हैं तो उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, और जो सप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। मैक्रो लेवल पे जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। जब कभी भी हमारी प्लान्ड एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं, क्या बोल रहा हूँ, जब कभी हमारे प्लान्ड एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं और प्लान्ड सप्लाई कम होती है, तो ऐसे में जो गैप जनरेट होता है उसे बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। आप सीधी सी बात एक बात बोल सकते हो कि इन्फ्लेशनरी गैप वो गैप होता है जो एडी के ज़्यादा होने की वजह से होता है। एडी अगर ज़्यादा है और एएस कम है तो उसकी वजह से जो गैप आता है उसे इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। डिफ्लेशनरी गैप किसे बोलते हैं, ये उल्टा होता है कि जब आपका एडी जो है वो कम है और एएस जो है वो ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप होता है। मतलब ये गवर्नमेंट सोच के चल रही है कि वो प्लान्ड खर्चे 100 रुपये की करेगी, रियलिटी में प्लान्ड खर्चे 90 रुपये के हुए, तो 10 रुपये जो सेविंग हो गई उस वजह से जो गैप आया उसे बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, फिर आता है आपका एक कॉन्सेप्ट इन्फ्लेशन टैक्स का। इन्फ्लेशन टैक्स ज़्यादातर अमीरों पर लगता है। क्या होता है कि जब महंगाई एक लेवल पे बढ़ती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, नोट्स एंड करेंसी को प्रिंट करने का काम करती है। अल्टीमेटली जितने ज़्यादा नोट्स एंड करेंसी प्रिंट होंगे उतनी जो पैसों की वैल्यू वो कम हो जाती है। अब क्या होता है ना, आप खुद सोच के चलो कि 2000 का नोट प्रिंट करने के लिए क्या गवर्नमेंट के 2000 का खर्चा
खर्चा आता होगा भाई, मुश्किल से 50-55 रुपये का खर्चा आता होगा, लेकिन 50-55 रुपये से गवर्नमेंट रिकवर कितनी करती है मार्केट से? 2000 रुपये अराउंड देखा जाए तो 1950 रुपये गवर्नमेंट किस में रहती है? फायदे में रहती है उस इन्फ्लेशन को दूर करने के लिए, और इसी को बोला जाता है इन्फ्लेशन टैक्स। क्या बोला जाता है? इन्फ्लेशन टैक्स। एक तरह से 55 रुपये के लिए गवर्नमेंट ने आपसे 2000 रुपये चार्ज किया, यानी 2000 का नोट दिया। अब आपका आता है इन्फ्लेशन स्पायरल। ये चीज़ मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाई थी। स्पायरल मतलब एक जैसे वो होता है ना चक्रवात टाइप का, गोल गोल होता है, ये वो होता है। क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो अपने एम्प्लॉयर से कहते हैं भाई हमारी वेजेस बढ़ाओ। जब उनकी वेजेस बढ़ जाती है तो वो लोग क्या करते हैं, वेजेस बढ़ जाने की वजह से अब जो सप्लायर है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आती है, वो प्राइस में इंक्लूड कर देता है तो महंगाई बढ़ जाती है। तो इसे बोलते हैं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, और ये लगातार बूम पीरियड में चलती रहती है, और इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन स्पायरल। वेजेस के बढ़ने की वजह से जो महंगाई होती है उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन स्पायरल। ठीक है, एक कंसेप्ट आता है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का। ये टर्मिनोलॉजी है, बस आपको समझना है, ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आज के में जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है ना, वो अपनी जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट वगैरह बनाती है, उससे साथ में इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी करनी पड़ती है। क्योंकि देखो जो हमारे कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स होते हैं वो कौन सा अकाउंट दिखाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो रियल पिक्चर नहीं दिखाता। ये बिल्कुल वैसे ही कि अगर मैं ये बोलूँ आज मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, तो वो 10 लाख नहीं है, रियलिटी में उसकी कीमत 8.5 लाख या 7.5 लाख ही है, क्योंकि महंगाई की वजह से उस पैसे की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वही चीज़ आज की डेट में कंपनीज अकाउंट 2013 बोलती है कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है उन्हें नॉर्मल अकाउंटिंग तो करनी है, साथ में इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी करनी है कि रियलिटी में जो नेट प्रॉफिट आप दिखा रहे हो आज की महंगाई से अगर उसे मल्टीप्लाई करा दो तो रियलिटी में जो आपका नेट प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। तो कितना कम होगा उसकी जो अकाउंटिंग की आती है उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। ठीक है, इसके बाद आता है इन्फ्लेशन प्रीमियम। इन्फ्लेशन प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि जैसे महंगाई मान के चलो अभी भारत में 7.5% से चल रही है, बैंक्स आपको FD देती है 4% का ब्याज, तो ऐसे में आपको कोई खासा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बैंक में पैसा डाला 4% का ब्याज मिला और 7.5% की महंगाई है, तो भी आपके पैसों की वैल्यू 3.5% से क्या होगी? कम होगी। दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन प्रीमियम। दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन प्रीमियम। सातवां क्या था? फिलिपिन कर्व, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद और कौन सी टर्म्स आती है? फिर आता है हमारे पास रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये रिफ्लेक्शन बोल दिया। रिफ्लेशन क्या होता है? देखो रिफ्लेक्शन में ये होता है गवर्नमेंट जानबूझ के ये काम करती है, डेलिबरेटली करती है। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझ के करना। देखो गवर्नमेंट को लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट को ऐसा तो नहीं दूर करेंगे गवर्नमेंट फ्री में 1000 2,000 रुपये बांटेगी हर दिन, नहीं। गवर्नमेंट क्या करेगी? खर्चा करना शुरू करेगी, रोड्स का कंस्ट्रक्शन ज़्यादा कराएगी, डैम्स का कंस्ट्रक्शन ज़्यादा करेगी, स्कूल हॉस्पिटल ज़्यादा बनाएगी, ताकि लोगों को रोजगार मिले। जब लोगों को रोजगार मिलता है तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ती है। तो ऐसे में क्या होता है, गवर्नमेंट और भी इनिशिएट करती है, सिर्फ यही नहीं करती है। गवर्नमेंट क्या करती है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बोलती है अपने पास से, या RBI को मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू बोलती है आप अपने जो बेस रेट है, जो प्राइसेस हैं, जो इंटरेस्ट रेट है उनको कम करो, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले, लोगों की जेब में पैसा है, लोग डिमांड ज़्यादा करें। तो जब डिमांड ज़्यादा होती है अल्टीमेटली क्या होता है आपको पता ही है? इन्फ्लेशन हो जाती है उससे। जब भी डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो इन्फ्लेशन होती है, और उस इन्फ्लेशन को जो गवर्नमेंट जानबूझ के कराती है, जानबूझ के एग्रीगेट डिमांड बढ़ाती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेशन। याद रखना, इन्फ्लेशन रिफ्लेशन में ज़्यादा फर्क नहीं है। इन्फ्लेशन का मतलब भी वही होता है प्राइस का बढ़ना, रिफ्लेशन का मतलब भी वही होता है प्राइस का बढ़ना, लेकिन इन्फ्लेशन जानबूझ के नहीं की जाती, लेकिन रिफ्लेशन जानबूझ के की जाती है, बस ये फर्क है। ठीक है, और स्टैगफ्लेशन मैंने आपको पढ़ाई था अभी कि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, यानी दोनों में डायरेक्ट रिलेशन, तो इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। इंडिया के अंदर इस टाइम पर क्या सिचुएशन चल रही है कि महंगाई बढ़ती ही जा रही है। भाई रिफाइंड ऑयल की बात करो, जो एडिबल ऑयल है 200 रुपये लीटर चल रहा है, पेट्रोल की बात करो 100 रुपये लीटर चल रहा है, और इकोनॉमी का ग्रोथ रेट नेगेटिव चल रहा है, मतलब इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है लेकिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है। दैट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। भाई साहब ऐसी महंगाई जो रुक ही नहीं पा रही है, बढ़ती जा रही है, दैट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। बोलो क्लियर है? तो मैंने आपको जितने भी छोटी छोटी टर्म्स थी, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, वो पूरी की पूरी करवा दी। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपना कमेंट्स छोड़ सकते हैं, मैं जब भी टाइम हो उसका रिप्लाई दूंगा। नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं, मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो, इंस्टाग्राम वगैरह सारे सोशल मीडिया पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हमसे डाउट पूछ सकते हैं। दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए मैं इको फैक्ट सीरीज चला रहा हूँ, जो कि हमारी दूसरे यूट्यूब चैनल इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स पे आती है, उसको भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं मैंने। ठीक है, आप जितना ज़्यादा हमसे जुड़ोगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास का जो टारगेट है वो हमारा कंप्लीट होता है। जब भी आप जानते हो हम अपना टारगेट कंप्लीट करते हैं, उस पर क्या करते हैं? टिक लगाते हैं। तो ये वाला टारगेट है, ये तो लास्ट क्लास में कर लिया था। आज की क्लास में हमने अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने कंप्लीट कर लिए। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक?
ठीक है दोस्तों। अच्छा, हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे हमने अपना पेज बनाया हुआ है, जिसके अंदर आपको क्या ग्रुप बनाया हुआ है, आप उसमें जुड़ जाओ। उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और नोट्स वगैरह सब हम वहीं पर प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स हर वीडियो का देखा करो, कुछ ना कुछ जानकारी वाली चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।